व्यंग वह है जहां कहने वाला तो अधरोष्ठों में हंस रहा हो पर सुनने वाला तिलमिला उठे। यह वाक्य है हिंदी साहित्य की दुनिया के एक बड़े विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और व्यंग को लेकर के उनकी जो समझ, उनकी जो टिप्पणी है, वो मौजूदा समय के लिए बेहद मौजूद है। अब एक दूसरे व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई पर बात करते हैं। जब हरिशंकर परसाई ये कहते हैं, व्यंग जीवन से साक्षात्कार करता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, अत्याचारों, मिथ्याचारों और पाखंडों का पर्दाफाश करता है। व्यंग समाज में भाषा को समृद्ध करता है। व्यंग संवेदना को पुष्ट करता है। व्यंग कुछ ऐसा कह जाता है जो शायद उतना मारक सीधा कहने पर ना हो। कटाक्ष में बात सीधे निशाने पर लगती है। जैसे हरिशंकर परसाई अपने व्यंगों में लिख चुके हैं, जनता जब आर्थिक न्याय की मांग करती है तब उसे किसी दूसरी चीज में उलझा देना चाहिए, नहीं तो वह खतरनाक हो जाती है। जनता कहती है कि हमारी मांग है महंगाई बंद हो, तब उसे किसी दूसरी चीज में उलझा देना चाहिए। तब हम उससे कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी बुनियादी मांग गोरक्षा है। बच्चा, आर्थिक क्रांति की तरफ बढ़ती जनता को हम रास्ते में ही गाय के खूंटे से बांध देते हैं। यह आंदोलन जनता को उलझाए रखने के लिए है। और ऐसे ही आपको गोरक्षा के नाम पर गौ रक्षक अनिल यादव की एक कहानी है, लंबी कहानी, उसे भी जरूर पढ़ना चाहिए। हरिशंकर परसाई हों, प्रभाष जोशी हों या तमाम व्यंग्यकार हों, हरिशंकर परसाई एक जगह लिखते हैं कि देशभक्ति हमें देवी देवताओं से सीखनी चाहिए। 33 करोड़ हैं, मगर 1947 में भारत के बंटवारे के बाद एक भी उधर नहीं गया, सारे यहीं के यहीं रह गए। और आज भी 33 करोड़ हैं। हरिशंकर परसाई अपने ज़माने की राजनीतिक टिप्पणी भी किया करते थे। थोड़ा और पीछे चले तो आज़ादी के पहले 19वीं सदी के आखिरी दशक में जब भारत गुलाम था, अंधेर नगरी लिखने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जो लिखते हैं कि आवहु सब मिले रोवहु भारतवासी भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। अंग्रेजों की गुलामी में भारत, अगर उनके खिलाफ कुछ भी लिखा जाए तो वो बैन हो जाए, जला दिया जाए, रोक दिया जाए, लिखने वाले जेल में या मार दिए जाए। दमन इस कदर हो तो साहित्य ने व्यंग और प्रतीकों, बिंबों का सहारा लिया। अंधेर नगरी नाटक लिखा गया और अंधेर नगरी नाटक में बाकायदा ऐसे राजा को चिन्हित किया गया जैसे अंग्रेज उसके सामने हो, लेकिन अंग्रेजों की बात सामने नहीं आई। मुफ्त में रेवड़ी जहां मिल रही हो, 5 किलो अनाज, तो क्या लिखा अंधेर नगरी में? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। ऐसी नगरी में कभी नहीं बसना। जो गुरु था वो गोवर्धन दास को बताता है महंत कि नहीं भाई, ऐसी नगरी में कतई न रहो जिस नगरी में इस तरह का कोई लालच दिया जा रहा हो, क्योंकि वो आपके जान के लाले पड़ जाएंगे ऐसी नगरी में रहने पर। और अंत में आप देखेंगे अंधेर नगरी जैसी एक हास्य व्यंग की विदा जो आज भी कितनी मारक है अपने समय की सत्ता प्रतीकों से टकराने में। राजा के दरबार में नशे में धुत राजा, जब उसके दरबार में बकरी मरने के बाद एक व्यक्ति न्याय मांगने गया तो उस न्याय मांगने के लिए वो अनाप शनाप कुछ भी बातें करते जाए। बकरी कैसे गिरी? तो बुलाओ जिसकी दीवार गिर गई। तो दीवार वाला आया तो उसने पूछा, क्यों भाई तेरी दीवार गिर गई, इनकी बकरी मर गई। और उसने उच्चारण भी गड़बड़ सड़बड़ करते। और उसके आगे वो लिखते, रामदास बोलता है कि नहीं गुरुजी, ये ऐसी नगरी है, यहाँ के राजा का नाम चौपट है और नगरी का नाम अंधेर नगरी है। यहाँ हर सामान एक ही भाव बिकता है, चाहे सोना हो या मिट्टी। हर दुकान पर लिखा है टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। इसलिए एक ढेले में ही इतना सामान आ गया। गुरुजी कहते हैं सुबह होते ही बेटा जल्दी यहाँ से प्रस्थान कर चलो, यहाँ रहना ठीक नहीं। गुरुजी मुझे तो यह नगर बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी बोले, अंधेर नगरी चौपट राजा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। गुरुजी ऐसी जगह कहाँ मिलेगी? उन्होंने बहुत समझाया, मगर मालिक के बात उन्होंने बिल्कुल नहीं माना और उसके बाद मालिक उसको छोड़कर चले गए। रामदास रह गया। और उसके बाद दूसरी तरफ जब आप देखेंगे, बकरी मर गई, राजा नशे में, बकरी जिसकी मरी वो राजा के दरबार में पहुंचता है, भाई मेरी बकरी मर गई।
इस कैसे मर गई? राजा ने बुलाया, किसकी दीवार गिर गई? इनकी दीवार गिर गई। उनको बुलाओ, क्यों भाई तेरी दीवार गिर गई और इनकी बकरी मर गई। और वो उच्चारण भी गड़बड़ करता है क्योंकि नशे में है। उसने कहा साहब हमारी गलती क्या, भिश्ती ने पानी ज़्यादा डाल दिया। चलो भाई इसको छोड़ो, भिश्ती को बुलाओ। भिश्ती ने कहा कि हमारी क्या गलती, उसने मशक ज़्यादा बड़ी बना दी। चलो भाई इसको छोड़ो और उसको बुलाओ। भाई मशक वाला आया, उसने कहा हम इसकी क्या गलती, हमें बड़ी भेड़ बेच दी उसने गडरिये ने। तो भाई चलो इसको छोड़ो, गडरिये को बुलाओ। गडरिया आया, कहा क्यों भाई तन्ने बड़ी भेड़ क्यों बेच दी? इसने बड़ी मशक बना दी, बड़ी मशक में ज़्यादा पानी आ गया, मिस्त्री भिस्ती ने ज़्यादा पानी डाला, चूना ढीला हो गया, दीवार गिर गई, इसकी बकरी मर गई। उसने कहा हुजूर इधर से सवारी आ रही थी, ये कोतवाल की सवारी। क्यों भाई कोतवाल, तूने ऐसी कैसी सवारी निकाली जिससे इसने बड़ी भेड़ बेच दी हड़बड़ी में, और बड़ी भेड़ से बड़ी मशक बन गई, और बड़ी मशक के बाद से जो है पानी ज़्यादा चला गया, दीवार कच्ची गिर गई और बकरी मर गई। कोतवाल ने कहा हुजूर मेरी क्या गलती, मैं तो शहर के मुआयने पर निकला था, मंत्री अचानक चौकन्ना हुआ। अरे कहीं ऐसा ना हो ये मूर्ख राजा पूरे शहर को आग लगाने का फरमान दे दे, क्योंकि उसके लिए तो एक शेर लिखा है ना शायर में, लगा कर आग शहर को, ये बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुकाकर सर सभी शहपरस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और भी बहुत हैं। ऐसे वक्त में जब मंत्री को ये समझ में आया कहीं ऐसा न हो पूरे शहर को ये राजा आग लगवा दे, उन्होंने कहा हुजूर गलती इसकी नहीं, गलती कोतवाल की है, क्योंकि गलत समय पर ये शहर देखने गया। चल भाई इसको फांसी पर चढ़ाओ। और उसको तैयारी होने लगी। और इधर फंदा ज़्यादा बड़ा बन गया। फंदा बड़ा बनने के बाद हुआ ये कि भाई अब मोटा आदमी खोजो, क्योंकि सजा तो किसी न किसी को मिलेगी। और इधर मुफ्त का माल खा खा करके मोटा हुआ कौन? वही संत गोवर्धन दास। गोवर्धन दास को पकड़ के लाया। अरे भाई मुझे क्यों पकड़ते? तो सिपाही बोलते चल भाई फंदा मोटा बन गया, इतना मोटा आदमी अकेले तू ही बचा इस शहर में, क्योंकि राजा के डर से यहाँ कोई मोटा होता नहीं। और उसने कहा रे भाई ये कैसा जुर्म है, गुनाह किसी और का, सजा किसी और को। कहा यही है राज, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। और यह बात करते करते फांसी के फंदे पर जब वो पहुंचा, दूसरी तरफ उसने गुरु को बुलाया, क्योंकि गुरु जाते जाते बोल गया था मुसीबत में आना तो मुझे याद करना। मुसीबत में आने पर जब गुरु को याद किया तो गुरु भाग कर आया। उसने कहा तू चौपट राजा की अंधेर नगरी में रुक गया, मेरे साथ नहीं आया। मैंने कहा था मुखपत की आंच में तुमको ध्यान भटकाया जा रहा, तुम्हारी जान जाने का जोखिम है। चल कोई बात नहीं। कान में उसके बोला कि अब ये झूठ बोल। तो उसके बाद दोनों गुरु शिष्य लड़ने लगे। भाई कौन चढ़ेगा? तो मैं फांसी चढ़ेगा। गुरु बोला मैं चढ़ेगा, चेला बोला मैं चढ़ेगा। और वहां सिपाही बोले अरे भाई क्यों ना ऐसा कर रहा है? तो कहा कि ऐसी शुभ पवित्र घड़ी है, जो मरेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा। उसके बाद सिपाही लड़ने लगे, मुझे फांसी चढ़ाओ। मंत्री लड़ने लगा, मुझे फांसी चढ़ाओ। कोतवाल कहने लगा सजा मुझे हुई है, मैं फांसी चढ़ूंगा। फांसी चढ़ाने वाला बोला मैं चढ़ूंगा फांसी। राजा आया, यह सब देखा, जब जाना तब बोला अरे मैं राजा, मेरे रहते कोई फांसी नहीं चढ़ेगा, अब सीधे स्वर्ग अपन जाएगा। और वहां फांसी चढ़ गया। अब कल्पना करिए कि राजनीति से अगर व्यंग को आप निकाल देंगे, राजनीति से अगर भाषा से इस व्यंग को आप निकाल देंगे, तो कैसे याद करेंगे अपनी राजनीति के इस एकहरेपन से, कैसे समाज को आप दिशा दिखाने का काम करेंगे? मुंशी प्रेमचंद ने लिखा आंदोलन किसी समाज की दशा और दिशा दिखाने वाले होते। लोग कहते हैं आंदोलनों से क्या होता। मुंशी प्रेमचंद ने 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के समय यह बात कही थी कि भाई साहित्य को कहते हैं कि समाज का दर्पण। हम कहते हैं केवल समाज का दर्पण नहीं, वो समाज के आगे आगे चलने वाली एक मशाल भी। तो समाज में साहित्य, हम जैसे प्रोफेसर क्यों बने, क्यों समाज का विश्लेषण करते, क्यों इन सारी चीजों पर टिप्पणी करते? क्योंकि नेताओं की भाषा अगर खराब हो रही है, कोई पनौती बोल रहा, कोई जर्सी गाय बोल रहा, कोई जो है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, ऐसी भाषा के वक्त में हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपनी राजनीति की भाषा को साहित्यिक भाषा की तरह से समृद्ध कर। एक वाकया मिलता है, जवाहरलाल नेहरू और रामधारी सिंह दिनकर दोनों साथ सीढ़ियों से उतर रहे थे। अचानक
नेहरू का पैर फिसला, दिनकर ने कंधा लगा दिया, नेहरू गिरने से बच गए। नेहरू ने पलटकर दिनकर से कहा, दिनकर आज तुम न होते तो हम तो गिर ही जाते। दिनकर ने पलटकर नेहरू से कहा कि नेहरू जी, राजनीति जब जब लड़खड़ाएगी, साहित्य से ही कंधा देने सामने खड़ा हो जाएगा। ये रिश्ता है साहित्य और समाज का, ये रिश्ता है साहित्य और राजनीति का। मगर आज बड़े अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि हमारे नेताओं की भाषा स्तर, सदन में खड़े होकर मुल्ला कटुआ और मुल्ले बोले जाने वाला, आतंकवादी बोले जाने वाला स्तर, सड़क चौराहों पर देशद्रोही बोले जाने वाला स्तर, हमारे देश में आज की तारीख में ऐसा होता जा रहा है। जो जितना जहर उगल ले, जो जितना खराब बोल ले, जो जितना बड़ा अपराध करके आ जाए, वही जो है। हरिशंकर परसाई ने अपनी कहानी में लिखा कि भाई टिकट बट रहा, वहां लोग जाने लगे, कहाँ भाई अंदर से पार्टी टिकट दे रही, जिसको टिकट देगी वो चुनाव जीत जाएगा। तो जब टिकट लेने एक आदमी गया, दरबारी सामने खड़ा था और दरबान बोला कि भाई आ कहाँ, तो वो कहा टिकट लेने। कहा कि पात्रता योग्यता का है, तो उसने कहा मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना समझदार, मैं इतना जागरूक। तो कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, योग्यता पात्रता क्या है। उसने कहा कि नहीं नहीं, हमें ये तारी योग्यता नहीं है, हमें ये चाहिए कितना मर्डर किया, कितना झूठ बोला, कितनी हत्या की। तो उसने कहा कि एक हत्या की। तो कहा कि 10 हत्या करके तो मैं दरबान बना बैठा हूं और तू अंदर जाके टिकट लेने की बात करता है। समाज में ऐसी बुराइयां। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती सबसे ज्यादा बलात्कारी, हिंसा के आरोपी, सजा याफ्ता, तमाम तरह के गुनाहों में शामिल लोग सदन में बैठकर सदन चलाया करते। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे, अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती। तो पनौती पर इलेक्शन कमीशन आपको नोटिस भेजेगा। लेकिन आप कल्पना करिए कि मेरा विमर्श का मकसद यह है कि आप और हम भी कितना अपनी भाषा में जातिवादी, स्त्री विरोधी, गरीब कमजोर मजलूम विरोधी होते हैं, इसका अंदाजा हमें नहीं होता। विमर्श की जिम्मेदारी इस बात की है कि राजनीति की भाषा इतनी न गिर जाए कि लोग भरोसा करना छोड़ दें। नेता होने की शर्त हो जाए कि कौन कितना बुरा बोल सकता है, कौन कितना खराब बोल सकता है, कौन एक दूसरे को कितनी गंदी गाली दे सकता है। अगर ये पतन होता रहा तो असल में भाषा का पतन समाज के पतन से गहरे तौर पर जुड़ा होता है। इसलिए एक जागरूक नागरिक को किताबों के पास जाना चाहिए। एक जागरूक नागरिक को अपनी भाषा में व्यंग्य के इस्तेमाल के साथ कटाक्ष करने की छूट एक समाज और राजनीति को देनी चाहिए। ये दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। सहजता सौम्यता के साथ भी कड़े सवाल पूछे जाने चाहिए। गंगा नहाने से अगर मुक्ति मिल जाए तो मछली न तरी कि गंगा में ही घर हो, यह कटाक्ष करने वाले भी कबीर याद आने चाहिए कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। कबीर जब ये लिखते हैं, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, और काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, अता चढ़मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इन सब के बीच एक व्यंग है, एक कटाक्ष है, अपने वर्तमान की आलोचना के साथ भविष्य की एक रूपरेखा है, समानता और न्याय की रूपरेखा। आज कहीं पनौती, कहीं मूर्खों के सरदार, कहीं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कहीं और इस तरह का करंट कोई मार रहा, कोई फांसी लगा रहा, कोई मुल्ले कटुए बोल रहा, कोई आतंकवादी बोल रहा, कोई आरक्षण को गाली दे रहा, कोई गरीब का मजाक उड़ा रहा, कोई कुछ भी बोले जा रहा। इस तरह की चीजों के साथ अंततः पतन राजनीति के स्तर का और उससे पहले पतन हमारे नागरिक बोध का होना सुनिश्चित है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, ऐसे नेताओं को कभी अपना आदर्श न माने जो गाली दे, जो गोली मारने की बात करे, जो काटने की बात करे, जो मारने की बात करे। ऐसे नेताओं से जरा पूछिए आखिरी बार किताब कब पढ़ी, आखिरी बार कोई चीज कब लिखी, आखिरी बार कौन सी नई चीज सीखी। आप न पढ़ते, आप न लिखते, आप न सोचते, और आप केवल वोट लेने के लिए नफरत के व्यापार में शामिल। बड़े बड़े ओहदे पर बैठे लोगों की भाषा खराब, बड़े बड़े लोगों की भाषा पर ऐसा आपत्ति। इससे एक चीज सोचने की जरूरत है, संस्थाओं को इतना कमजोर कर देना कि इस तरह की भाषा की समझदारी भी न बचे कि जब कतरा और पनौती किसको कहना है किसको नहीं कहना। इस तरह से मैंने कुछ रेफरेंस आपको दिए, पढ़िए हरिशंकर परसाई को,
पढ़िए प्रभाष जोशी को, पढ़िए भारतेंदु हरिश्चंद्र को, पढ़िए बाल मुकुंद गुप्त को, शिव शंभू के चिट्ठे पढ़िए। और ये सारी चीजें आपको भाषा को समृद्ध करेंगी, संयम और संतुलन पैदा करेंगी, आलोचना के लिए शब्द देंगी और व्यंग के विधान के साथ आप अपने वक्त से बेहतर संवाद करने की स्थिति में होंगे। हमारी भाषा कमजोर होगी तो हमारे अंदर उत्तेजना आएगी, हमारे तर्क और तथ्य कमजोर होंगे तो भाषा में उत्तेजना आएगी। ये सब मिलकर के हमारे समाज का पतन सुनिश्चित करेंगे। इसलिए किताबों के पास जाइए, किताबें आपकी सबसे महत्वपूर्ण गुरु होती हैं। लोग त्रिशूल और तलवार पकड़ा रहे हैं, आप मत पकड़िए, आप कलम और किताब पकड़िए। भाषा अच्छी होगी, समझदारी अच्छी होगी, विवेक पैदा होगा, आलोचना करिए और वक्त से आंख में आंख मिलाकर सच के साथ खड़े होइए। हक की बात करिए, न्याय की इस बात करिए, समानता की बात करिए। एक खूबसूरत दुनिया बनाने में अपनी भूमिका निभाइए। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप एक ऐसी भीड़ के शिकार हो जाएंगे, तो आप एक ऐसी भीड़ में शुमार हो जाएंगे जिसको केवल शिकार करने के लिए तैयार किया जा रहा है। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, मगर चिड़ियों तुम उसमें फंसना मत। हम ये बार बार आपको समझा रहे हैं। इसलिए मुश्किल वक्त में गंभीरता से इस पर विचार करिए। बहुत धन्यवाद।